कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया, जिसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया। किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि यह आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। देश भर में प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को घेरने की भी किसान तैयारी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की सड़कों को भी जाम करने की बात कही गई है। किसानों के प्रस्ताव खारिज करने के बाद मीटिंग का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच मामले को लेकर करीब 2.5 घंटे की मीटिंग चली। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी ने कृषि कानून में संशोधन को लेकर किसानों को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 5 मुख्य बातों में बदलाव की बात कही गई थी। सरकार ने एमएसपी जारी रखने, एपीएमसी को मजबूत करने और प्राइवेट कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की बात कही, जिस पर किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसके बाद किसानों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कृषि कानून को लेकर विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी कर रहा है। कल विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसमें कानून को खारिज करने की मांग की गई। राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और शरद पवार इस मुलाकात में शामिल हुए। मीटिंग के बाद नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन आज है। आज नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के चुनावी क्षेत्र में जा सकते हैं। नड्डा बंगाल में भरपूर तरीके से गरज रहे हैं और ममता सरकार पर वार कर रहे हैं। वो दिन के दौरे पर एक दिन पहले कोलकाता पहुंचे और बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन से लेकर रैली को संबोधित किया। कोलकाता की चुनावी रैली में नड्डा के निशाने पर ममता बनर्जी रही। बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और बीजेपी अब बंगाल में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नड्डा ने भी इरादे जाहिर कर दिए कि बंगाल जीतने के लिए पूरे दम से पार्टी उतर चुकी है। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को आज भी नड्डा मछुआरों के संगठनों से मिलेंगे और नया वोट बैंक पार्टी के लिए तैयार करेंगे। वैसे ममता को घर में घेरने का बीजेपी का प्लान है, जिसके तहत ममता को उनके इलाके भवानीपुर में घेरने का प्लान है। इसके तहत पूरे 120 दिन तक अभियान चलेगा और बड़े नेता दौरे पर रहेंगे। हालांकि टीएमसी नड्डा और बीजेपी के प्लान को हवा में उड़ा रही है। This democratic country, JP Nadda or anybody can visit Kolkata. But the fact is that JP Nadda is from Himachal. He is not familiar with Kolkata, Bengal, the culture, heritage and history of Bengal. So it will have no impact. But JP Nadda may try. बीजेपी हाल फिलहाल के दिनों में पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक में जीत के दावों के बीच गदगद है। तेलंगाना विधानसभा से लेकर राजस्थान पंचायत के बाद पार्टी की नजर अब बंगाल पर है। एक दिन पहले पार्टी ने दिल्ली से सीधे कोलकाता के लिए हुंकार भरी। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। जिला परिषद के इस चुनाव में पूरे राजस्थान के
ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः किसान 2.5 करोड़ वोटर थे और उनका ये फैसला है। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और टीएमसी में लगातार भिड़ंत हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ता और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और इसी मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल बंद भी किया था और अब नड्डा का दौरा सीधे ममता को घेरने की रणनीति का ही हिस्सा है। अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाय नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है, लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता है। बंगाल में चुनाव को लेकर नड्डा के साथ शाह भी राज्य का दौरा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कई नेताओं की रैलियां भी दर्ज हैं। यानी ममता पर बीजेपी भरपूर सियासी कठोर है। कल भी जब नड्डा रैली कर रहे थे तो उनके बिल्कुल पास के इलाके में टीएमसी भी अभियान में जुटी थी। बुधवार को 64 देशों के राजनयिकों ने हैदराबाद में भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के प्लांट का दौरा किया और कोरोना वैक्सीन के निर्माण से संबंधित कई पहलुओं की जानकारी ली। जीनोम वैली स्थित भारत बायोटेक का प्लांट देखकर विदेशी राजनयिक काफी प्रभावित हुए। भारत में स्पेन के राजदूत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत काफी आगे आ चुका है। इससे पहले भारत सरकार ने 6 नवंबर को कई देशों के राजदूतों को कोरोना के खिलाफ अपनी कोशिशों की जानकारी दी थी। भारत में 3 दवा कंपनियां कोविड-19 का टीका विकसित कर रही हैं। इसमें से भारत बायोटेक ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का आवेदन किया है। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी दर करीब 95% हो गई है। राजधानी में लगातार चौथे दिन रिकवरी दर 94% से ज्यादा दर्ज की गई। इसके अलावा सक्रिय मरीजों की संख्या 12 अक्टूबर के बाद सबसे कम दर्ज हुई है। 24 घंटे में दिल्ली में करीब 2500 मरीज सामने आए हैं, जबकि 50 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में रेप के मामलों और महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले संगीन अपराध के मामले में मौत की सजा होगी। उद्धव कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ये बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। विधेयक में ऐसे मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रावधान है। साथ ही जांच एजेंसी को 15 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी और सुनवाई 30 दिन में पूरी होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी नाबालिग बच्चों के साथ दरिंदगी मामले में सजाए मौत का कानून बनाया गया है। पीएम मोदी आज नए संसद भवन की इमारत का भूमि पूजन करेंगे। मौजूदा संसद भवन के ठीक बाजू में नई इमारत का निर्माण होना है। हालांकि संसद भवन समेत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट ने भूमि पूजन की इजाजत दे दी है। नए संसद की डिजाइन त्रिकोणीय है और इसका आकार मौजूदा संसद से करीब 3 गुना ज्यादा है। कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के लिए 5वें दौर की वोटिंग हो रही है। पिछले चरण की वोटिंग में हिंसा की छिटपुट घटनाओं को देखते हुए आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज कुल 37 सीटों पर चुनाव है और इसके लिए 299 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में किंग कोबरा ने दहशत मचा दी। गांव की रिहायशी बस्ती में 8 फुट से ज्यादा लंबे किंग कोबरा को देखकर अफरा तफरी मच गई। कोई भी सांप के आसपास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कोबरा काफी देर तक बस्ती में यहाँ से वहाँ सरकता रहा। बाद में खबर मिलने पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची और सुरक्षित तरीके से कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। बिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दरभंगा में सोने चांदी की दुकान से दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती की खबर आई। करीब आधा दर्जन अपराधियों ने हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। लूट में 10 किलो से ज्यादा सोने के जेवर और लाखों रुपए नकदी भी शामिल है। लूट की घटना को अंजाम देकर भागते समय अपराधियों ने करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग भी की और बाइक पर सवार होकर भाग निकले। अपराधी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और अपने साथ लूट के सोने और नकदी ले जाने के लिए बैग भी लेकर पहुंचे थे। सीसीटीवी में 5 लोग स्पष्ट रूप से नजर आए हैं और इसके अलावा फायरिंग कई राउंड फायरिंग की है जो लोगों ने बताया है, तो उसकी भी एफएसएल की टीम भी आ रही है और उसका असेसमेंट हम लोग कराएंगे। दिन दहाड़े दरभंगा में जौहरी की दुकान में 5 करोड़ की डकैती के मामले में दरभंगा पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।
पटना और मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम के साथ साथ सीआईडी एसटीएफ की टीम भी बुलाई गई है। शक के आधार पर कुछ अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने दुकानदार के स्टाफ से लूटे 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो लॉकडाउन के दौरान मोबाइल शॉप की शटर तोड़कर लाखों का मोबाइल लेकर फरार हो गए। आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के सिद्धार्थनगर से हुई है। आरोपी के पास से अलग अलग कंपनियों के 46 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है। कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रविवार से लापता पूर्व प्रधान का शव घर में महज 300 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। पूर्व प्रधान का नाम राम आसरे था और वो रविवार को सुबह टहलने के लिए निकले थे, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए। मथुरा में यमुना में अर्धनग्न महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। महिला की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। वारदात की पूरी तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगी। बरेली में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन भरी ट्रॉली से एसडीएम और उनके अर्दली को कुचलने की कोशिश की गई। एसडीएम सदर विशु राजा राउंड पर निकले थे और इस दौरान एक ट्रॉली खनन से भरी जाती हुई दिखी तो उन्होंने ट्रॉली को रुकवाना चाहा। आजमगढ़ में दिनदहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक सैलून में बाल कटवा रहा था, तभी कुछ अपराधियों ने उस पर दनादन गोलियां चला दी। वारदात के बाद गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ मचाई। पुलिस आपसी रंजिश को वारदात की वजह बता रही है। सर्दी गिरते ही हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल स्पीति और गोंडला में बर्फबारी हुई है। किलोंग में बुधवार को तापमान गिरकर -1.4 डिग्री तक पहुंच गया। किन्नौर जिले के कल्पा में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। डलहौजी में न्यूनतम तापमान 5.4, मनाली में 6 और कुफरी में 7.3 डिग्री दर्ज हुआ। 2 दिन की बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में मौसम सुधर गया है। हालांकि मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में फिर बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में कल न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि घाटी के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ है और तापमान माइनस से ऊपर है। आम लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने की एलन मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट को कल आंशिक कामयाबी मिली। अमेरिका के टेक्सास में कल परीक्षण के दौरान स्पेस एक्स के अत्याधुनिक स्टारशिप का नमूना कई मील ऊपर तक गया, लेकिन लैंड करने के दौरान उसमें आग लग गई। आतंकवादियों ने कल इराक के तेल कुएं पर हमला बोल दिया। उत्तरी इराक के कबाज इलाके में आतंकवादियों ने 2 तेल कुओं में आग लगा दी। तेल मंत्रालय ने फिलहाल ये जानकारी नहीं दी है कि आग लगाने वाले आतंकी किस गुट के थे। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के खिलाफ अल्बानिया की राजधानी तिराना में कल प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्रालय की बिल्डिंग के बाहर लगी क्रिसमस ट्री को जला दिया। इमारत की तरफ चीजें भी फेंकी गयीं। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया। फाइजर को कनाडा में भी कोविड वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते से वहां टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। ब्रिटेन और बहरीन के बाद कनाडा तीसरा देश है जहां फाइजर को टीकाकरण की मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल में कोविड वैक्सीन लेने वाले पहले शख्स बनेंगे। इजरायल में 27 दिसंबर से कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हुए कहा कि वो शख्स के रूप में वैक्सीन लगवाकर उदाहरण पेश करना चाहते हैं। कोविड का भयंकर प्रकोप झेल चुके न्यूयॉर्क में इसी सप्ताह टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुमो के मुताबिक फाइजर कंपनी की वैक्सीन का पहला डोज इसी सप्ताह अंत आ जाएगा। न्यूयॉर्क में पहले चरण में 1,70,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन अपने छात्रों और छात्र संगठनों का इस्तेमाल अमेरिकी कॉलेज परिसरों में घुसपैठ में कर रहा है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यक्रम में पोम्पियो ने आरोप लगाया कि चीन अमेरिकी शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल तकनीकी शोध चुराने में कर रहा है। बेल्जियम के ब्रुगलेट वाइल्ड लाइफ पार्क में नया मेहमान आया है। यहाँ पर एक ओरांगुटैंग का जन्म हुआ है। बेबी ओरांगुटैंग का नाम मथाई रखा गया है। मथाई के जन्म के साथ ही बेल्जियम के वाइल्ड लाइफ पार्क में 6 ओरांगुटैंग हो गए हैं।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।